Hello everyone, myself Dr. Vilas Thakre, and today we are going to learn about principles involved in the distribution of the mechanical tissues. We studied about the mechanical tissues in the earlier video lecture. So mechanical tissues are those tissues which are providing the mechanical strength to the plant or the growing organs of the plant body against the stress and the strain. Stress is the any environmental अनफेवरेबल कंडीशन. अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगी, और जब स्ट्रेस क्रिएट होता है प्लांट के ऊपर तो उसका जो फिजिकल रिस्पॉन्स होगा दैट वन इज कॉल्ड एज दी स्ट्रेन. तो इनके अगेंस्ट जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है उसको हम मैकेनिकल टिश्यूज कहते हैं. So today we are going to learn about the principle involved in the distribution of the mechanical tissue. ये जो मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं ये रूट में अलग होते हैं या फिर स्टेम में अलग होते हैं या फिर लीव्स में अलग होते हैं. तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उनके पीछे क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स हमें आज इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करना है. So there are 4 principles involved in the distribution of the mechanical tissues. First one is the inflexibility that is found in the stem of the dicot plant. Second one is the inextensibility that is found in the roots of the monocot plant. And third one is the incompressibility, and it is of two type: resistance to longitudinal compression जो plant stems में होते हैं, and second one is the resistance to the radial pressure जो plant के roots में होता है, and fourth one is the shearing stresses. Okay? तो हमें ये जो 4 principles हैं ये 4 principles हमें इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करना है. So first principle involved, that is the inflexibility. Inflexibility. So the problem of mechanical support is not concerned with the hydrophytes or with the small herbaceous plant. जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या? एक्वाटिक प्लांट्स. हाइड्रो मीन्स वाटर. तो एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं. सो हाइड्रोफाइट्स या फिर जो स्मॉल हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनमें ये मैकेनिकल टिश्यूज का इतना इफेक्ट नहीं होता है, मतलब इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है. बट जो लार्जर प्लांट होते हैं, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ये मैकेनिकल टिश्यूज की डेवलपमेंट की जाती है. तो द लार्जर प्लांट्स हैव टू फेस द बेंडिंग स्ट्रेस. उनको बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करना पड़ता है जो हाई विंड करंट के कारण होता है, या फिर अगर उनमें जो फ्रूट्स आते हैं वो फ्रूट की वजह से एक स्ट्रेचिंग क्रिएट होती है, उस स्ट्रेचिंग की वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्रिएट होता है उनके अगेंस्ट उनको मैकेनिकल टिश्यूज की डेवलपमेंट कर. तो इन दिस प्लांट देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैकेनिकल टिश्यूज. यहाँ पर मैकेनिकल टिश्यूज जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनमें जो प्रिंसिपल होता है दैट वन इज द इनफ्लेक्सिबिलिटी. तो अगर हम ये इनफ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैकेनिकल टिश्यूज का, अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो इनका कंपैरिजन जो होता है वो होता है गर्डर जैसा. गर्डर आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस. जो गर्डर्स होते हैं वो गर्डर्स ब्रिज फॉर्म करने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए उनका यूज किया जाता है. तो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज और द बिल्डिंग, इनके लिए गर्डर्स बनाए जाते हैं. तो गर्डर्स के 2 लेयर्स होते हैं, अपर एंड दी लोअर. तो अगर इस गर्डर के ऊपर एक प्रेशर रखा जाए, हमने यहाँ पर एक प्रेशर रख दिया ऐसा, तो ये अपर गर्डर है इसका और ये लोअर है. तो क्या होगा यहाँ पर अगर ये लोड आता है मिडल पोर्शन में, अगर हमने ये लोड रख दिया तो क्या होगा? ये जो अपर पोर्शन है इस अपर पोर्शन में होगा कॉम्प्रेशन. यहाँ पर क्या होगा? कॉम्प्रेशन होगा. और ये जो लोअर पोर्शन है यहाँ पर होगा एक्सटेंशन लोड के कारण. और ये जो शेप है उसका, ये शेप चेंज होके यहाँ पर सेंटर में प्रेशर आएगा. तो ये जो गर्डर है ये गर्डर ऐसा हो जाएगा लाइक दिस.
ओके, इसके कारण होगा हमने यहाँ पर जो लोड रखा था उस लोड ने यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया, अपर पोर्शन पर कॉम्प्रेशन क्रिएट हुआ और लोअर प्रेशर और लोअर पार्ट पे एक्सटेंशन क्रिएट हुआ। तो अगर हम इसका कंपैरिजन प्लांट के टिश्यू के साथ अगर करते हैं तो इट लुक्स लाइक कैपिटल अल्फाबेट आई, इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल आई के जैसा ये हमें दिखेगा। तो अगर हम इसे गर्डर के साथ कंपेयर करते हैं तो ये अपर पोर्शन होगा गर्डर का। तो दिस इज कॉल्ड एज द अपर फ्लेंज, इसको क्या कहते हैं, अपर फ्लेंज। और ये जो लोअर पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज द लोअर फ्लेंज, तो क्या कहते हैं, लोअर फ्लेंज। और ये जो मिडल पोर्शन है दिस मिडल पोर्शन इज कॉल्ड एज द वेब, इसे कहते हैं वेब। तो अगर हम यहाँ पर कोई लोड रखते हैं तो ये जो मैकेनिकल टिश्यू डेवलप होगा, ये मैकेनिकल टिश्यू, ये जो अपर फ्लेंज है इसमें मोस्टली स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। लोअर फ्लेंज में भी मोस्टली स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है जो कॉम्प्रेशन को और एक्सटेंशन को यहाँ पर रेजिस्ट करेगा, विथस्टैंड करेगा। तो अगर हमने यहाँ पर लोड रख दिया तो यहाँ पर एक कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा। ये कॉम्प्रेशन किस पे क्रिएट होगा, ये कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा अपर फ्लेंज पे, ऊपर अपर फ्लेंज पे। तो अगर ये अपर फ्लेंज में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की डेवलपमेंट होती है तो ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इसको रेजिस्ट करेगा, इसको विथस्टैंड करेगा, ये जो प्रेशर आएगा इसको विथस्टैंड। और ये जो लोअर फ्लेंज है इस लोअर फ्लेंज में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, हियर इज द एक्सटेंशन। और वो एक्सटेंशन को भी बियर करेगा स्क्लेरेनकाइमा। मोस्टली फ्लेंज में क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। So in this way they bear the pressure like the compression or the extension, but ये जो मिडल में वेब होता है इस वेब पे कोई भी compression नहीं होता है या फिर कोई एक्सटेंशन भी नहीं होता है, मतलब इसके ऊपर प्रेशर ही नहीं होता है। इट एक्ट लाइक एज अ पिलर, ये पिलर के जैसा काम करेगा और इसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रेशन का नहीं होगा, यहाँ पर कोई एक्सटेंशन भी नहीं होगा, कोई प्रेशर इस वेब के ऊपर नहीं होता है। That's why this line is called as the null line. null line का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इसके ऊपर कॉम्प्रेशन भी नहीं है, इसके ऊपर एक्सटेंशन भी नहीं। So that's why it is called as the null line. तो अगर हम ये प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, अगर हम एक ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि यहाँ पर ये आई गर्डर है, इसका ये अपर फ्लेंज और यहाँ पर ये लोअर फ्लेंज है। यहाँ पर और एक आई गर्डर है, इसका अपर फ्लेंज और लोअर फ्लेंज। यहाँ पर और एक गर्डल आ गया, इसका अपर फ्लेंज और लोअर फ्लेंज, लाइक दिस। यहाँ पर और एक आई गर्डल आ गया, अपर फ्लेंज एंड लोअर फ्लेंज। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेंटर का पोर्शन होता है तो दिस इज दी एक्चुअली इट इज अ पीथ, ये सेंटर रीजन क्या होता है, पीथ होता है। और यहाँ पर ये जो पार्ट्स होते हैं मतलब यहाँ पर ये जो वेव्स फॉर्म होंगे, सो हियर इज दी कॉमन सेंटर ऑफ द वेव। ये वेव का क्या होगा, कॉमन सेंटर होगा, दिस दी कॉमन सेंटर ऑफ द वेव, इसका कॉमन सेंटर है। यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं होता है, कंप्रेशन नहीं होगा या फिर एक्सटेंशन भी नहीं होगा, बट दे आर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए बहुत सारे आई गर्डल्स यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं तो उस ऑर्गन को या पर्टिकुलर पार्ट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर ये आई गर्डल्स करें। तो अगर हम ये आई गर्डल्स देखेंगे तो आई गर्डल्स में अपर फ्लेंज होगा, ओके, देन लोअर फ्लेंज होगा। अपर फ्लेंज में भी स्क्लेरेनकाइमा होता है मोस्टली, लोअर फ्लेंज में भी स्क्लेरेनकाइमा होता है, दैट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द बेंडिंग स्ट्रेस। जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है या फिर जो स्ट्रेचिंग होती है इसके अगेंस्ट यहाँ पर ये उनको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम ये मैकेनिकल टिश्यूज करें। So many plant organs, particularly the cylindrical stems, are subjected to the bending stress. जो cylindrical stem होते हैं ना उनमें क्या होता है, bending stress create होता है
and to withstand this bending stress there is development of these mechanical tissues, and these mechanical tissues are distributed at the peripheral region. ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? पेरिफेरल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सो दैट दे अप्रोच द आई गर्डल्स इन दी कंस्ट्रक्शन. सो यहाँ पर अगर ये पेरीफेरी रीजन में, मतलब यहाँ पर ये वेब है, यहाँ पर ये अपर फ्लेंज है, तो ये पेरिफेरल रीजन जो होता है, इस पेरिफेरल रीजन में यहाँ पर ये टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू विथस्टैंड द बेंडिंग स्ट्रेस. जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है उस बेंडिंग स्ट्रेस को विथस्टैंड करने के लिए यहाँ पर पेरिफेरल रीजन में, पेरिफेरी मतलब क्या? कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पर ये मैकेनिकल टिश्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे हम इनफ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज द इनफ्लेक्सिबिलिटी. ओके, तो जो टिपिकल डाइकॉट स्टेम होते हैं, लाइक इन सनफ्लावर स्टेम, मैकेनिकल टिश्यूज आर फाउंड इन द हाइपोडर्मिस. कहाँ पर होते हैं वो? हाइपोडर्मिस में होते हैं. तो हमें पता है कि अपर पार्ट जो होता है, दैट अपर पार्ट इज द uppermost part that is made up of a single cell layer that is called as the epidermis. हम इसे क्या कहते हैं? epidermis कहते हैं. और epidermis के नीचे फॉर्मेशन किया जाता है हाइपोडर्मिस. यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? हाइपोडर्मिस. दिस वन इज द हाइपोडर्मिस. सो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रिंसिपल ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी का, तो ये मोस्टली कहाँ पर होगा? डाइकॉट प्लांट के जो स्टेम होते हैं उनके हाइपोडर्मिस में होगा. हाइपोडर्मिस. ओके, सो दे आर फाउंड इन द हाइपोडर्मिस. सो दिस वन इज द हाइपोडर्मिस. तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द रीजन ऑफ पेरिसाइकल. जो पेरिसाइकल होती है, पेरिसाइकल मतलब क्या? हाइपोडर्मिस के बाद नीचे क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है. Here is the cortex, और कॉर्टेक्स के नीचे होगा एंडोडर्मिस. यहाँ पर क्या होगा? एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के नीचे होती है पेरिसाइकल. तो दिस टिश्यूज आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द पेरिसाइकल. यहाँ पर ये पेरिसाइकल में ये टिश्यूज जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड दे आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग विद द इन एसोसिएशन विद द वैस्कुलर टिश्यूज. जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं लाइक द जाइलम एंड फ्लोएम, तो यहाँ पर ये वैस्कुलर बंडल्स होते हैं. तो इस वैस्कुलर बंडल्स में भी यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है. तो इन मोनोकॉट, इन द मोनोकॉट प्लांट लाइक द मेज, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट एज ए बैंड इन द हाइपोडर्मिस. या हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेन्काइमा कैसे होगा? एज अ बैंड. बैंड मतलब क्या? पैचेस में होगा. कंटिन्यूअस लेयर नहीं होगा, वो पैचेस में होगा. दैट इज कॉल्ड एज इन द फॉर्म ऑफ बैंड. अगर फॉर्म बैंड के फॉर्म में होगा तो वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा. और जो बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं लाइक द लीव्स, ओके, उनमें भी मैकेनिकल टिश्यूज जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन द आई गर्डल सो एज टू विथस्टैंड द बेंडिंग स्ट्रेस और द अनदर स्ट्रेस created by some unfavorable environmental conditions. So this is all about the first principle. That one is the inflexibility. Now second principle involved in the distribution is the inextensibility. Second one is the inextensibility. Which is mostly found in the monocot root. जो कहाँ पर होती है? मोनोकॉट के रूट्स में होती है. मोस्टली फाउंड इन दी मोनोकॉट रूट्स. सो दी रूट्स एंड द राइजोम्स. हमें पता है कि सॉइल के अंदर क्या होते हैं? रूट्स. रूट्स आर द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस एंड राइजोम्स आर द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए जो एरियल ब्रांचेस होती है वो यहाँ पर मॉडिफाई होंगी और दे आर फॉर्मिंग दी राइजोम्स बिलो द सॉइल सरफेस. सॉइल सरफेस के अंदर यहाँ पर राइजोम्स का फॉर्मेशन होता है. तो द रूट्स एंड राइजोम्स विच आर फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस आर सब्जेक्टेड टू विथस्टैंड द लॉन्जिट्यूडनल टेंशन. यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? एक लॉन्जिट्यूडनल टेंशन क्रिएट होगा. Here is the longitudinal tension.
and to withstand this longitudinal tension there is development of the मैकेनिकल टिश्यूज इनटू दी रूट्स एंड द राइजोम. रूट्स और राइजोम में इन लॉन्जिट्यूडनल टेंशन को विथस्टैंड करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर जो टिश्यूज डेवलप होंगे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एज द इनएक्सटेंसिबिलिटी. हम उसको क्या कहते हैं? इनएक्सटेंसिबिलिटी. ओके. एज वेल एज जो रूटेड हाइड्रोफाइट्स होते हैं. रूटेड हाइड्रोफाइट्स मतलब क्या? वो हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वाटिक प्लांट्स है बट दे कंसिस्ट ऑफ द रूट्स. उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट्स प्रेजेंट होते हैं. तो उनमें जो वाटर करंट्स होते हैं, वाटर करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेचिंग. रूटेड हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, इन रूटेड हाइड्रोफाइट्स में जो टेंशन क्रिएट होगा, जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेचिंग होंगी, दैट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेचिंग इज ड्यू टू द वाटर करंट. वहां पर जो वाटर का फ्लो होता है, वाटर करंट जो होता है, वाटर करंट की वजह से यहाँ पर एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेचिंग होंगी. एंड टू विथस्टैंड दिस स्ट्रेचिंग देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द mechanical tissues in the roots of these hydrophytes, and that is also the principle involved is also the inextensibility. यहाँ पर भी जो principle होगा that one is the inextensibility. देन अंडरग्राउंड राइजोम्स जो होते हैं, अंडरग्राउंड राइजोम्स में भी यहाँ पर एक लॉन्जिट्यूडनल प्रेशर क्रिएट होगा. तो दिस टिश्यूज आर ये जो मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं, दैट मैकेनिकल टिश्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द सेंट्रल रीजन. सेंट्रल रीजन में यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, या फिर दे आर लोकेटेड हॉलो और सॉलिड मैकेनिकल टिश्यूज स्ट्रैंड्स. उनमें सॉलिड या फिर हॉलो मैकेनिकल स्ट्रैंड्स या फिर टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं. एंड द सेम प्रिंसिपल इज आल्सो एप्लीकेबल टू द इन्फ्लोरेसेंस. हमें पता है कि जब फ्लावर सिंगल अरेंज किया जाता है तो उसे सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं, बट अगर फ्लावर क्लस्टर में होता है या फिर ग्रुप में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस. और जिस एक्सिस पे वो फ्लावर अरेंज किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द पेडंकल. उसको क्या कहते हैं? पेडंकल कहते हैं. और इस पेडंकल के ऊपर यहाँ पर फ्लावर की अरेंजमेंट जो होती है, फ्लावर की अरेंजमेंट की जाती है. तो मान लीजिए कि ये फ्लावर है. ओके. तो ये फ्लावर का जो स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड एज द पेडिसेल. इसको क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं. दिस इज अ पेडिसिलेट फ्लावर. तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेस क्रिएट होगा. स्ट्रेस क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि यहाँ पर पेडिसेल है और ये पेडिसेल ये पेडंकल के ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट करेगा. एंड टू विथस्टैंड दिस स्ट्रेस एंड आल्सो द ऑब्टेनिंग स्ट्रेस there is development of the mechanical tissues, and that mechanical tissues are in the periphery of this inflorescence axis called as the peduncle. यहाँ पर इस peduncle में ये जो mechanical tissues होते हैं, that mechanical tissues are distributed on the periphery of this reproductive axis or inflorescence axis or the peduncle. इसके periphery में ये tissues जो होते हैं distribute किए जाते हैं. Okay? So this is all about the second principle. That one is the inextensibility, that is mostly found in the monocot root and in some of the rhizomes. Now third principle is the incompressibility. Third one is the incompressibility. और इसके दो टाइप्स होते हैं. First one is resistance to longitudinal compression. Resistance to longitudinal compression, and second one is the resistance to the radial pressure. तो यहाँ पर क्या होगा? मोस्ट ऑफ द प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं दैट आर हैविंग द सिलेंड्रिकल शेप. सिलेंड्रिकल अगर उनका शेप होता है, अगर सिलेंड्रिकल स्टेम होता है तो सिलेंड्रिकल स्टेम विथस्टैंड्स टू द लॉन्जिट्यूडनल कॉम्प्रेशन. में क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल कॉम्प्रेशन होता है. एंड सच प्लांट्स आर वेटेड एट देयर टॉप बाय द ब्रांचेस एंड द लीव्स. तो अगर ये प्लांट बॉडी है, ये प्लांट की कॉनपी है. ओके. तो यहाँ पर ये जो ब्रांचेस होते हैं,
तो ये प्लांट के ब्रांचेस या फिर इनकी जो कॉनोपी होती है दैट विल क्रिएट ए प्रेशर, यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, एंड दैट प्रेशर इज द लॉन्जिट्यूडिनल कॉम्प्रेशन। हम उसे क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल कॉम्प्रेशन। मतलब अगर बड़ा पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लीव्स होते हैं, उनके ऊपर फ्रूट्स होते हैं, तो उनका जो वेट होता है वो सब वेट किस पे आता है, ये ट्रंक के ऊपर आता है, ये स्टेम के ऊपर वो आएगा। और ये जो प्रेशर आएगा इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल कॉम्प्रेशन कहते हैं। And to withstand this longitudinal compression, there is development of a mechanical tissues, and that mechanical tissues are distributed into the trunk or into the stem, and that principle is the resistance to the longitudinal compression under the incompressibility. So the load, यहाँ पर जो लोड क्रिएट होगा ब्रांचेस का या फिर ये कॉनोपी का जो लोड यहाँ पर क्रिएट होगा, that will form the longitudinal compression on the axis of the stem या trunk, इसके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट होगा, and there is development of the mechanical tissues and that can resist the longitudinal compression. Now second one is resistance to the radial pressure. Radial pressure जो होता है, radial pressure, second one is the resistance to radial pressure. Okay, so cylindrical organs of the plant body are subjected to radial compression or the crushing pressure. इसको क्या कहते हैं, radial pressure कहते हैं या फिर इसको crushing pressure भी कहते हैं. It is also called as the crushing pressure. It is also called as crushing pressure. Okay, so the underground roots as well as the roots of the submerged hydrophytes और submerged plant, जो सॉइल के अंदर रूट्स होते हैं या फिर जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं. सबमर्ज का मतलब क्या, उनका आधा पार्ट वाटर करंट के नीचे होता है, वाटर के नीचे होता है, आधा पार्ट वाटर के ऊपर होता है, दैट कंडीशन सबमर्ज. अगर ये वाटर करंट है, ये वाटर बॉडी है, तो सबमर्ज प्लांट जो होते हैं ना, तो उनका आधा पोर्शन ये कहाँ पर होगा, बिलो दी वाटर सरफेस होगा, और आधा पोर्शन जो होगा वो वाटर सरफेस के ऊपर होगा. सो दीज आर कॉल्ड एज दी सबमर्ज्ड प्लांट. तो इन पर यहाँ पर एक रेडियल प्रेशर क्रिएट होगा या फिर प्रेशर क्रशिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा. एंड इन दिस केस द रूट्स ऑफ द रूटेड हाइड्रोफाइट्स, ओके, या ये जो रूटेड हाइड्रोफाइट्स होंगे, इनके जो रूट्स होते हैं इनके अंदर, या फिर जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनके रूट के अंदर, ये रेजिस्टेंस करने के लिए मैकेनिकल टिश्यूज की डेवलपमेंट जो होती है वो डेवलपमेंट की जाती है. मेज प्लांट में स्टील रूट होते हैं. मेज प्लांट इज हैविंग द एडवांटेजियस रूट सिस्टम. मेज प्लांट में क्या होते हैं, एडवांटेजियस रूट्स होते हैं बिलो द सॉइल सरफेस. एंड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सपोर्ट, इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अपर फ्यू नोड्स जो होते हैं, इन अपर फ्यू नोड्स में से कुछ रूट्स डेवलप होते हैं. दैट रूट्स आर कॉल्ड एज द स्टील रूट्स. उन रूट्स को क्या कहते हैं, स्टील रूट्स. दीज आर द स्टील रूट्स. ओके, तो ये जो अपर फ्यू नोड्स होते हैं, इन नोड्स में से ये जो रूट्स होते हैं, ये रूट्स डेवलप होते हैं, एंड दिस रूट्स आर कॉल्ड एज द स्टील रूट्स. इनको क्या कहते हैं, स्टील रूट्स कहते हैं. So these are the steel roots जो मेज प्लांट में होते हैं. अभी ये स्टील रूट में दो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं. इनका जो एरियल पार्ट होता है, मतलब जो सॉइल सरफेस के ऊपर है, ये पार्ट स्टील रूट का, ये पार्ट सॉइल सरफेस के ऊपर है, और ये स्टील रूट का जो पार्ट है वो सॉइल सरफेस के नीचे है. तो जो एरियल पार्ट होता है स्टील रूट का, दैट आर विथस्टैंड टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेचिंग. ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेचिंग जो होता है, इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर मैकेनिकल टिश्यूज की डेवलपमेंट होगी. और उसके बाद जो
स्टील रूट का पोर्शन सॉइल सरफेस के नीचे होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, दैट सफर्स फ्रॉम द लॉन्जिट्यूडनल कॉम्प्रेशन। यहाँ पर क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग होगी, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेचिंग प्रेशर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। लॉन्जिट्यूडनल कॉम्प्रेशन जो होगा वो स्टील रूट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में होगा। तो देयरफॉर सेम रूट समटाइम्स compressed and extended। तो सेम रूट, यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा और इसमें एक्सटेंशन भी होगा। सो एक ही रूट में, स्टील रूट में ये दोनों प्रिंसिपल जो होते हैं, दोनों प्रिंसिपल पाए जाते हैं। So the mechanical cells are present in the center, and this sclerenchyma is present on the periphery to ensure the incompressibility। तो यहाँ पर incompressibility as well as here the inextensibility, दोनों यहाँ पर प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन पाए जाते हैं। सो इनकॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है, यहाँ पर मैकेनिकल सेल्स जो होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होगी, स्क्लेरेंकाइमा पेरिफेरी में प्रेजेंट होगी, एंड दे इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ द इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। एंड टू रेजिस्ट द स्ट्रेन फ्रॉम द एनी डायरेक्शन, there is development of the several eye girdles that are constructed perpendicular to the long axis in the columnar manner like a pillar के जैसे वो फॉर्म होंगे। So therefore the flanges are arranged in such a way that the middle of the web or the null line intercepts a common point forming a composites eye girdle। वहाँ पर eye girdle का फॉर्मेशन होगा, that can resist the forces from the all direction। वो सभी डायरेक्शन से जो भी फोर्सेस आएंगे उसको वो रेजिस्ट कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। एंड लास्ट प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज द शेयरिंग स्ट्रेस। दिस वन इज द शेयरिंग स्ट्रेस, लास्ट वन इज द शेयरिंग स्ट्रेस। सो The leaves of the plants withstand to the shearing stress। प्लांट के जो लीव्स होते हैं उन लीव्स में ये जो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस क्रिएट होता है, और उसको विथस्टैंड करने के लिए यहाँ पर जो मैकेनिकल टिश्यूज डेवलप होंगे वो स्ट्रेस को रेजिस्ट करेंगे या फिर उसको विथस्टैंड करेंगे। तो हमें पता है कि ये लीफ की क्या है, मार्जिन है। दिस वन इज द मार्जिन, इट कंसिस्ट ऑफ द मिडरिप। यहाँ पर क्या होगी, ये मिडरिप, या हम इसको वेन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी वेन, एंड द वेन कंसिस्ट ऑफ द वेनलेट्स। और वेन में क्या होती है, वेनलेट्स होती है। तो ये जो लीफ की मार्जिन होती है, ये लीफ की मार्जिन शेयरिंग स्ट्रेस को फेस करती है। एंड टू बियर दिस स्ट्रेस, ये जो मार्जिन होती है, मार्जिन में क्या होती है, इपिडर्मिस। क्या होगी यहाँ पर, इपिडर्मिस। सो टू रेजिस्ट दिस शेयरिंग स्ट्रेस, the epidermis of the leaf or the epidermis of the corners or the epidermis of the margin, leaf margin are get thickened। वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। अगर ये epidermis थिक हो गई, so that can resist the shearing stress। वो shearing stress को करेगी और रेजिस्ट करेगी। या फिर इपिडर्मिस के नीचे का जो रीजन होता है, सब इपिडर्मल रीजन जो होता है, इस सब इपिडर्मल रीजन में यहाँ पर कोलेनकाइमा टिश्यू की डेवलपमेंट, अगर कोलेनकाइमा टिश्यू की डेवलपमेंट हुई तो वो भी इस शेयरिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा या फिर उसको विथस्टैंड करेगा। एंड इन दिस वे द टिश्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग विद द मार्जिन्स। यहाँ पर लीफ मार्जिन्स में ये टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, या फिर ये टिश्यूज जो होते हैं वो ये मिडरिप या वेन में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या फिर वेनलेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किए। Okay, so this is all about the principles involved in the distribution of the mechanical tissues in the plants. In the next lecture, we will study about the tissues providing mechanical support to the plant body. Thank you very much.